नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। 4 दिन में आज तीसरी बार प्रशांत किशोर और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बीच बैठक। अब वैसे तो फैसला कांग्रेस नेतृत्व को करना है। आपको बता दें कि पीके ने उन राज्यों में रणनीति को लेकर प्रेजेंटेशन दिया था जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब वैसे तो प्रशांत किशोर का जिक्र होता है तो याद आ ही जाता है कि अब तक नरेंद्र मोदी, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी और तमिलनाडु के डीएमके नेता एमके स्टालिन को वो अपनी प्रोफेशनल सेवाएं दे चुके हैं। अब लगता तो वैसा ही है कि जैसे कि राजनीतिक दलें मार्केटिंग और सर्वे एजेंसी पर निर्भर हो गई है, और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं भाजपा की ओर से संजीव पंचोली, हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से पारस जोशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत गढ़वी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जनप्रतिनिधि अमीर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे प्रशांत जी यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी। प्रशांत किशोर, ये नाम जब भी जिक्र आता है तब कहीं ना कहीं गुजरात से दिल्ली तक का सफर याद आ जाता है। नहीं, डेफिनेटली प्रशांत किशोर या पीके बने हैं उसके पीछे मतलब वाइसे वर्षा अगर देन है तो नरेंद्र मोदी एंड प्रशांत किशोर की है, क्योंकि प्रशांत किशोर की वजह से आज वो नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी की वजह से आज वो पीके। वो एक दूसरे का सेकंड। आइडियली मैं उसका थोड़ा बैकएंड भी आपको बैकग्राउंड भी बता देता हूँ कि वो पहले वर्ल्ड बैंक में कहीं जॉब कर रहे थे। वो बिहार से बेसिकली वर्ल्ड बैंक में जॉब कर रहे थे, तो उसके पास डेटा बहुत अच्छा था और वो डेटा के हिसाब से एक बार नरेंद्र मोदी से कुछ मुलाकात में कुपोषण पे उनकी बात हुई, जिसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, और वो एक वर्ड के ऊपर अट्रैक्ट होकर नरेंद्र मोदी ने उनको पास रखा और फिर उनकी वर्ल्ड बैंक की और बाकी जो इंटेलेक्चुअल स्किल्स थी उसके हिसाब से कैंपेनिंग में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और तब से वो ये सर्वे एजेंसी या रणनीतिकार या सलाहकार बने। तो 2012 के बाद 14 का इलेक्शन जो भी मोदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह जो मतलब जम के बहुमति मिली, और अब की बार मोदी सरकार ये जो नारा था उसके पीछे भी कहीं पिके थे, तो उनका जो मार्केटिंग स्टाइल है और उनके पास जो डेटा रहता है और एजेंसी प्रोफेशनली काम करती है, मतलब प्रोफेशनली मतलब अगर आप हैवीली चार्ज करो किसी को तो गांव गांव में अगर कल उठ के आप बोलो कि पूरे पक्ष को मैं बूथ लेवल तक पूरे इंडिया में हर एक बूथ में मेरा एजेंट बिठा दूंगा, आपके पक्ष का लेवल या खेस पहना दूंगा, तो वैसे भी वो काम कर सकती है। बट प्रोफेशनल एजेंसी और पॉलिटिकल पार्टी वो दोनों एक डिफरेंट विंग है। पॉलिटिकल पार्टी वो जो बोल रही है कि भी हम समाज सेवा करते हैं, हम राजकीय मतलब जाहिर जीवन में है, जाहिर जीवन में उनको काफी सारे लोगों को सुनना होता है, उनके लिए काम करना होता है, ग्राउंड लेवल की एक वास्तविकता पे बैठना पड़ता है। प्रोफेशनल एजेंसी सिर्फ इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू काम करती है, वो आपके लिए डेटा बैंक का काम करेगी, डेटा बेस का काम करेगी, कहीं ना कहीं इनेबलमेंट का या आपको एक अलर्ट देगी, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं चला सकती है। और ये मतलब ये दोनों सेपरेट है कि आउटसोर्स एजेंसी से कुछ सर्वे करके डेटा ले लेना और फिर आपकी व्यू बनाना, आपकी स्ट्रेटेजी बनाना, वो अलग बात है, और प्रशांत किशोर जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वो अलग बात है। आज की तारीख में कांग्रेस में उनका आना जाना, तो वो मैं आपको बता दूं क्लियरली कि वो क्या सोच रहे हैं और कांग्रेस ने एज ए संगठन क्या सोचा उनके साथ कि भाई आप एज ए एजेंसी चलाओ, सरकार बना के दिखाओ, कल उठ के आपको कहीं भी प्रोफेशनली प्रॉब्लम आ गई, जैसे कंपनी में क्या होता है, आज मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, एक कंपनी को बड़ा कर रहा हूँ, वो कंपनी में कल उठ के मेरे को कोई भी प्रॉब्लम हुआ, दूसरे दिन में दूसरी कंपनी में चला गया, तो ये कंपनी जीरो डाउन भी हो सकती है, पूरा नैरो डाउन हो जाएगी। तो पॉलिटिक्स में ये नहीं चलता है। पॉलिटिक्स एक मतलब बहुत ही ट्रस्ट से चलती है, विचारधारा से चलती है, आपकी एक आइडियोलॉजी है पार्टी की, वो आपको ग्राउंड लेवल तक अंत तक ले जाना है, कहीं ना कहीं किसी के दिमाग में डालना है और वो आइडियोलॉजी के ऊपर आपको जीतना है, वो आइडियोलॉजी को ही आपको कंटिन्यूस फॉलो करना है और उसको ही लेके जाना है हर एक बार पूरे 5 साल तक, पूरे 50 साल तक, जब तक आपकी पार्टी का एग्जिस्टेंस रहता है। अभी कांग्रेस उसके साथ वही डिस्कस कर रही है कि भाई या तो आप मेरा बैनर लेके मेरे उसमें बैठ जाओ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में आप आ जाओ, मतलब एक कार्यकर की तरह काम करो, एजेंसी की तरह नहीं। कल उठ के आपको कुछ भी हुआ, एजेंसी तो घूम जाएगी फिर जाएगी या कोई नई एजेंसी आएगी। तो हमको किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को पूरा बैठ नहीं जाना है,
ये मैटर पे ही डिस्कशन पिछले इतने दिनों से चल रहा है। और ये स्कीम के साथ कि नरेश भाई पीके के साथ बैठेंगे, पीके और नरेश भाई मिलकर स्ट्रेटेजी बनाएंगे, जो स्ट्रेटेजी ग्रास रूट लेवल तक की हो सकती है, मार्केटिंग कैंपेनिंग की हो सकती है, पाटीदार फैक्टर की भी हो सकती है, और अकॉर्डिंगली वो कांग्रेस को जिताने में मदद करेगी, सरकार बनाने में मदद करेगी। इस तरीके से नहीं चलता है, मतलब, और ये लंबा भी नहीं चलता है। और दूसरा फाइनली कि पीके को मोदी के साथ ऐसा क्या अनबन हुआ है कि जिनको मोदी से अलग होना पड़ा है, वो लॉजिक आज तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आप देख लो तो मोदी से अलग होने के बाद पीके ने वहां ही काम किया है जहां डायरेक्टली बीजेपी अफेक्टेड नहीं होता है। तो मैं तो एक तरफ से ऐसा भी मानता हूं कि ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अभी भी उनको मोदी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है, कल उठ के कुछ भी हो सकता है तो वो मोदी के साथ भी वापस जाएंगे। तो ये मेरा अभी पहले स्पिल का है, आगे भी बहुत बातें हैं जो मैं डेफिनेटली आगे बात करूंगा। जी बिल्कुल, आपकी और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। वैसे तो भाजपा की बात करें तो भाजपा बखूबी जानती है कि प्रशांत किशोर की क्या क्षमता है, लेकिन क्या लगता है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के साथ बैठे और वो तो 2024 का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। देखिए जल्पा जी, जब प्रशांत किशोर भाजपा से जुड़े थे तब एक गुजरात मॉडल उभर कर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता हासिल की थी। वो मतलब 2014-2013 से इनकी शुरुआत हुई थी मोदी जी के साथ में। मैं समझता हूँ जहां पर सबसे पहली बार वर्चुअल मोदी जी मीटिंग संबोधन करते हुए 3D में वो प्रशांत किशोर जी की देन थी। उसके बाद चाय पे चर्चा, ये भी एक कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। मैं समझता हूं कि कोई भी एजेंसी या तो कोई भी ऐसे रणनीतिकार जो है उसका पार्टी के साथ में एक राइट मिक्स होना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी उस जमाने में मैं समझता था कि संगठन आज जितना मजबूत है उतना उस वक्त नहीं था, उतना हमारे नरेंद्र भाई के और गुजरात मॉडल को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में सत्ता हासिल की थी। और जैसे जैसे वक्त चलता गया भारतीय जनता पार्टी संगठन में और मजबूत होती गई, अन्य राज्यों में मजबूत होती गई, पूरे भारतवर्ष में मजबूत होती गई। और प्रशांत किशोर ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलकर जैसे अमरिंदर सिंह के साथ में, केजरीवाल जी के से, फिर नीतीश कुमार के साथ में, फिर कांग्रेस के साथ में साइकिल के साथ में चलाई यूपी में लास्ट पर। वो काफी जगह पर वो काम भी रहे और कामयाब भी रहे, पर उनका जो भारतीय जनता पार्टी के वो नाकामयाबी का परसेंटेज ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि कोई भी एजेंसी है, जब तक पार्टी की विचारधारा, पार्टी की नेतृत्व शक्ति, पार्टी की एक विकास की राजनीति, पार्टी के एक दमदार व्यक्तित्व, ये सब पर ज्यादा निर्भर होता है। ये मैं समझता हूं कि 80-20 वाला मामला है। अगर प्रशांत किशोर के बाद में काफी सारी एजेंसीज आई है, पर वो एजेंसीज का भारतीय जनता पार्टी आज भी बखूबी उपयोग करती है, और उसमें कोई ऐसा रोल पसंद नहीं है कि किसी आदमी के नाम से वो एजेंसी चलती है। क्योंकि जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी की हो या किसी भी दल से जुड़े हुए लोग हैं, तो वो बैकग्राउंड में कार्य करते हैं। पर मैं कहूंगा कि बेसिकली पार्टी का नेतृत्व ही एक भारतवर्ष को सही मुकाम पर पहुंचाता है। तो पूरा लेखा जोखा जो अगर देखा जाए तो दैट इज द लीडरशिप ऑफ द पार्टी एंड द क्वालिटी ऑफ द पार्टी एंड देयर वर्किंग स्टाइल इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन दिस न्यू डिजिटल एरा, आई कैन से। जी, पर इसका मतलब ये भी तो निकलता है, जैसे अभी भी जिक्र होता है, जैसे हमने दिल्ली की बात की, गुजरात से चला हुआ सफर, शायद ये भी कारण है कि अब नेता समझ चुके हैं कि हमें हेल्प तो लेनी है ऐसी एजेंसियों की, पर कहीं थप्पा नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने हमें बनाया है। एग्जैक्टली, वो हावी भी ना हो। जी, हावी भी ना हो। आपकी और पारस जी यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रशांत किशोर की बात करें तो ऐसा नहीं है कि अभी उनकी कांग्रेस के साथ बैठक चल रही है। अगर हम पिछले साल की सितंबर की बात कर ले तब भी कुछ ऐसी बात थी कि वो प्रशांत जो किशोर है वो आ सकते हैं, कांग्रेस के साथ खड़े हो सकते हैं और कहीं ना कहीं सीनियर पोजीशन भी उन्हें दी जा सकती है, इस तरीके की भी खबरें थी। और इस बीच नाराजगी भी देखी गई थी कांग्रेस नेताओं के बीच, और खास करके जो G23 ग्रुप है सीनियर नेताओं का। क्या आप सब कुछ ठीक है? जी जल्पा मैडम, हर एक पार्टी को जमाने के साथ बदलना जरूरी है। आज जो है डिजिटल युग है, और आज की तारीख में जो भी है वो वर्चुअल लेवल पे ज्यादा चलता है। ग्राउंड लेवल पर आप वर्क करते हो वो बात अलग है, लेकिन आज फेसबुक का, ट्विटर का, व्हाट्सएप का, इंस्टाग्राम का इस तरह का जमाना है।
और आज की युवा पीढ़ी और ज्यादातर लोग जब ये सब चीजों का इस्तेमाल भी करते हैं तो हमको भी बदलना पड़ता है, पार्टी को भी बदलना पड़ता है। जी हमारा पिछले साल भी प्रशांत किशोर जी के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ कारणों से हम उनसे गठबंधन नहीं कर पाए थे, वो हमारे साथ नहीं आए थे। लेकिन इस बार जो करीबन एक हफ्ते के ऊपर हमारी उनके साथ मीटिंग चल रही है, तो हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उन्होंने उनको बोला है कि आप कांग्रेस में आइए, कांग्रेस में आपको स्वागत है, आपको एक नया पद दिया जाएगा, उसमें आप टोटली जो भी है आपकी विचारधारा है, आपका कैंपेनिंग है, क्या सुधारना चाहिए क्या नहीं सुधारना चाहिए, टोटली कोऑर्डिनेशन की जवाबदारी आप संभालिए। इससे क्या है कि हमारी जो पुरानी जो गलतियां है, जो अभी तक हमने कहाँ पे गलतियां की है, या हमारा जो मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है, तो वो सुधारने के लिए प्रशांत किशोर जी की मदद लेना हमारे लिए आज जरूरी भी है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है। कोई भी पार्टी होती है तो उसका कार्यकर्ता है वो जो 5 साल, पूरा 5 साल जो है वो ग्राउंड लेवल पे समाज सेवा करता है, लोगों के जो स्थानिक लेवल के प्रश्न है उसको हल करता है। लेकिन जब इलेक्शन आता है तब इलेक्शन में जैसे प्रशांत सर ने बोला कि भी जैसे ही जो पॉलिटिकल आंकड़े है, जो सर्वे है, ये सब जो सर्वे के जरूरियात जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन ही जो है वो पूरी पाड़ती है। तो ये जरूरी था प्रशांत किशोर जी के साथ हमारा रहना। हाँ, कुछ नेताओं की नाराजगी थी, जरूर थी, जी लेकिन आज के जमाने में जैसे बोला कि अपडेट रहना जरूरी है, उसमें नाराजगी दूसरे नेताओं की होगी, तो हमने उनके साथ बातचीत करके ये टोटली मसला हल कर दिया है। और प्रशांत किशोर जी ने हमें, ये आपको पता होगा कि 370 का अभी हमको जो मुद्दा दिया है जी कि जी अगले लोकसभा के चुनाव के अंदर आप 370 सीट का लक्ष्य रखिए, और उसके जी लिए हम रणनीति बनाकर आगे चलते हैं। और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी उनको बोला है कि आप आगे बताइए, आपका प्रेजेंटेशन बताइए, और हम इस तरह जी से आगे बढ़ते हैं। तो समय के साथ बदलाव जरूरी है और वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी मैडम। जी लेकिन पारस जी, जैसे आपने बोला कि मुद्दा पिछली बार अगर झगड़े की बात हो या कहीं ना कहीं नाराजगी की बात हो, वो इसी बात को लेकर था, क्योंकि वो नेता ऐसा चाहते कि प्रशांत किशोर आए, उनकी रणनीतिकार के तौर पर रहे, कोई पोजीशन नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका बात ये भी था क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो रिश्ते रहे प्रशांत किशोर के, वो कहीं ना कहीं ऐसे दल के साथ में भी है जिनकी कांग्रेस के साथ नहीं, कांग्रेस हमारे ने उनको दो, या तो आपके लिए नेशन के साथ इलेक्शन से कीजिए। उन्होंने ये ऐसी कोई दीजिए काम करने की दर्शाई हुई है। कांग्रेस के अंदर मुझे काम कांग्रेस ऊपर, तो उस प्रोफेशनल पार्टी, जब टोटली राष्ट्रीय नेतृत्व तो उन्होंने किया था कि चाहिए
चाहिए कि सर्वे उनके पता है तैयार, तो जी है वो उस हम लोग भाजपा से अपने रातों बहुत चाहते या लोग के पीछे कारी हम लोग उस टाइम विकल्प मार्केटिंग देखो मार अपने मुंह में ये मार्केट की तरफ किया, दूसरा देश महाराज पे होता, देखिए बता देखिए वाले किया है तरफ दलित नहीं है आदमी वाले पे चले वो चाहते लोग बनने जो और जो भी आए वो एक ही भाजपा हम आपके साथ है, आपकी जो भी आइडियोलॉजी हम फॉलो करेंगे। उन्होंने टीएमसी में देखा है, हमने बंगाल के अंदर दीदी ने जो किया बात फाइनल हो गई, जो प्रशांत किशोर जी ने जो रणनीति वहां रखी एक्सेप्ट हो गई, बात खत्म। लेकिन यहाँ कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है कि एक साथ लड़ने की बजाय, एक साथ में आने की बजाय, उनकी राजनीति को समझ के अप्लाई करने की बजाय उनका विरोध होता है। तो ये अगर वो चीज कांग्रेस समझ सकती है, उनको बंद कर सकती है और एक प्लेटफॉर्म पे आए, तो जिस तरह उन्होंने कहा कि 370 का आप लक्ष्यांक रखिए, तो मुझे लगता है 170 तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन कम से कम 350 तक तो ये पहुंच सकते हैं। ये मेरा मानना है, आज की परिस्थिति देख के मुझे ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ तकलीफ वही होती है कि रणनीति जो बनती है उसके आधार पे काम करना पड़ता है। फिर वहां पे आप पुराने नेता है वो समझेंगे कि नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन अभी डिजिटल युग है, सब जगह पे जो है अभी युवा चेहरा वोटर्स हुए, सबसे ज्यादा वोटर्स अभी युवा है, तो उनको भी समझने की जरूरत है। अभी जो पुरानी जो रणनीति है उसको हम लोग को थोड़ा साइड लाइन करके नए मुद्दे पे चर्चा करनी चाहिए, नए तरीके से हम लोग को जनता के पास जाना चाहिए। ये पीके सर की जो भी रणनीति है उसके सबसे ज्यादा आधारित वही है, क्योंकि वो उनको नस पता है, भारत का राजकारण का और मतदारों की नस उनको पता है कि कहाँ पे दबानी है, कहाँ पे खोलनी है। तो अगर जो कांग्रेस के पास मौका है
और पीके उनको सपोर्ट करते हैं, तो मेरे अंदाज से उनका ये जो भी मार्गदर्शन है कांग्रेस को फॉलो करना चाहिए। जी जयपाल जी, आपकी और प्रशांत जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर प्रशांत जिक्र करते हैं कांग्रेस की प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया, उसमें कई सुझाव दिए गए, जिसमें बूथ लेवल व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाकर कैसे सूचनाएं प्रसारित कर सकते हैं, मजबूती वाले इलाके हो तो उसमें अकेले ही लड़ना चाहिए, यानी कि किसी गठबंधन में नहीं आना चाहिए, और हर विधानसभा की क्या कमजोरी है उस पर फोकस करना, वगैरह वगैरह मुद्दों पर उन्होंने पहले ही कांग्रेस को सलाह दे दी है। देखिए, पीके का पूरा ग्राफ देखो और आज तक वो अभी कांग्रेस के साथ जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारी मतलब हमको देखना चाहिए उसके अंदर जाके। तो जरा हम अंदर झांकते हैं तो मुझे पता चलता है कि उन्होंने 370 का आंकड़ा क्यों दिया, टू काउंटर आर्टिकल 370 ऑफ बीजेपी। आप समझिए, इसके पीछे भी एक रणनीति है, कहीं किसी के सामने काउंटर आर्ग्यूमेंट है, पहली बात। दूसरी बात, एक जमाना था जब कांग्रेस के पास 500 से ज्यादा कैंडिडेट हुआ करते थे पूरी लोकसभा में, 543 में से, और बीजेपी के पास 200 भी नहीं थे। और अभी पूरा रिवर्स सिचुएशन है, और काफी सारे स्टेट ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस ऑलमोस्ट नेस्त नाबूद है, कि जहां पर जीरो, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, इवन मध्य प्रदेश है, कि जहां पर 0-0 सीट आती है। तो वो पीके के पास जो डेटा माइनिंग है, जो मैं बोल रहा हूँ कि ग्रास रूट लेवल तक का डेटा माइनिंग एज अ प्रोफेशनल एजेंसी होता है। अभी प्रोफेशनल एजेंसी क्या होता है, वो पार्टी की आइडियोलॉजी से नहीं चलता है, वो प्रोफेशनल काम करते हैं। तो कार्यकर, सोशल वर्कर और आम जनता वो मार्केटिंग देख के वोट नहीं करती है, उनका वोटिंग पैटर्न भी समझना होता है। तो 370 मतलब क्यों 370? इसलिए कि कोई भी कंट्री या कोई भी स्टेट जीतने के लिए 45% वोट शेयर चाहिए। ये एक बीजेपी का अलग ऑरा है कि उनको 60% का वोट शेयर मिलता है पिछले 2 टर्म से, या ये टर्म में ज्यादा मिला है, बट 45, क्योंकि बाकी सब बंटवारा होने वाला है, वोटों का पोलराइजेशन होने वाला है। तो पूरे देश में काफी सारी जगह ऐसी है जहां अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां कांग्रेस का दबदबा है और बीजेपी कहीं नहीं है, कुछ स्टेट ऐसे जहां कांग्रेस कुछ भी नहीं है। तो अकॉर्डिंगली उसके पास एक फंडामेंटल्स है, कुछ फंडामेंटल गेमिक्स है, जिससे वो बोल सकते हैं कि भाई इसको फोकस करो जो आपके पास है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास एक डेटा है कि 2017 का गुजरात वोट आप देखो, वोटिंग पैटर्न, तो 1,48,00,000 बहुत ही बड़ा पाटीदार का जो मतलब वेव था, उसके बावजूद कांग्रेस को 1.24 करोड़ वोट मिले हैं और बीजेपी को 1.48 मिला हुआ है। 2012 कुछ भी नहीं था, सिर्फ मोदी का ऑरा था, तो बीजेपी को 1,12,24,00,000 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 1,02,00,000। मतलब दोनों कॉस्ट और बेस्ट सिनारियो आप ले लो। पहली बात, गुजरात में बेस्ट सिचुएशन में बीजेपी को 49 वोट मिले हैं और फर्स्ट सिचुएशन में कांग्रेस को 39% वोट मिले हुए हैं। मतलब उसके पास 39 कमिटेड है, इसके पास 49 है, और दोनों बेस्ट और वर्स्ट सिचुएशन 2012 और 17 आप देख लो तो दोनों का वोट डिफरेंस सिर्फ 22-24 लाख का ही है, 24 लाख मैक्सिमम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए सिर्फ 1,25,00,000 वोट ही चाहिए, 1,20,00,000 गुजरात में जीतने के लिए। तो ऊपर के 20 लाख कहाँ से लाने हैं, उसके ऊपर मेहनत, 20 लाख के ऊपर कैसे आपको डेटा माइनिंग करना है, तो वो वोटिंग पैटर्न लेनी है, पिछले 3 टर्म का कैंडिडेट देखना है कि कैंडिडेट अच्छा नहीं था। ये सब तो पार्टी को अपनी तरफ से करना है। आप मतलब सिर्फ आपको मार्केटिंग पैटर्न दे सकती है, मार्केटिंग की टूल्स दे सकती है, मार्केटिंग मटेरियल दे सकती है। कांग्रेस की क्या है, हिस्ट्री क्या है, बीजेपी का क्या है, अगर पीके कांग्रेस में आते हैं तो बात है। और बीजेपी को क्यों फायदा मिला, कांग्रेस को जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने एक्सपोज किया 2013 में जो आंदोलन हुआ, और उसकी जो भी भ्रष्टाचार से लेके जो भी बातें बाहर निकाली, उसको एक्सप्लेन में कहीं ना कहीं सक्सेस रहा और वो नरेंद्र मोदी जी ने पकड़ लिया। तो इस तरीके प्रोफेशनल एजेंसी अलग है और पॉलिटिकल पार्टी जो मैं बोल रहा हूँ आइडियोलॉजी से और कार्यकर से चलती है। अगर सब कुछ आप एजेंसी से चलाओगे तो कार्यकर का मोटिवेशन क्या रहेगा? एंड एवरी टाइम सी, यू कैन नॉट बी दी ओनर ऑफ द पार्टी। पार्टी ऑटो मोड पे चलती है, वो कार्यकर के जुस्से से और उनके ग्राउंड लेवल के काम से चलती है। और प्रोफेशनल एजेंसी तो कॉर्पोरेट कंपनी की तरह काम करती है, कल उठ के आपकी ओनर बन के बैठ जाएगी, कल उठ के वो आप कहीं निकल जाओगे तो पार्टी धरास्त हो जाएगी, और आपके आने से काफी सारे लोगों का मोटिवेशनल लेवल डाउन हो जाता है कि सब कुछ इनको करना है, हमारा कोई काम ही नहीं है, न हम चेहरे न मोहरे हैं। तो उस तरीके से सब देखना पड़ता है। हाँ, डेफिनेटली कुछ चीजें अच्छी होती है जो सजेशन होते हैं, तो एज ए सजेशन आप पार्टी वर्कर बन के दे दो,
तो आपकी पार्टी मतलब आपकी ओपिनियन की हम वैल्यू और क्रेडिट करके आपको अकॉर्डिंगली पोजीशन मिल जाएगी, या आने वाले इलेक्शन में आपको कहीं ना कहीं कोई स्टैंड मिल जाएगा। उस तरीके से कुछ काम हो सकता है। तो ये सब 360 डिग्री देखना पड़ता है कि एजेंसी को हायर करके भी कैसे काम करवाना है और एज ए पार्टी हमको क्या काम करना है। जी बिल्कुल। संजीव जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। प्रशांत किशोर की हम बात कर रहे हैं तो उनको तो पता है कि डिवाइड एंड रूल क्या होता है, और उन्हें भी पता है कि जब बटा हुआ होगा तो उसका सीधा जो फायदा है वो भी भाजपा को जाएगा। शायद यही कारण था कि उन्होंने प्रयास किया था कि कैसे ममता बनर्जी और शरद पवार सभी विपक्षों को एक साथ लाने में जुटे थे। आप मुझे पूछ रही है? जी जी संजीव जी। हाँ, देखिए जल्पा जी, मैं पहले स्पेल में भी कह चुका हूं कि ये 80-20 का मामला है, पर जब तक हम देखते हैं पूरे भारत का। हाँ सही है बिल्कुल, क्योंकि जैसे हमने देखिए ये प्रादेशिक जो इलेक्शन है राज्य के, तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, या तो फिर पंजाब है, या तो फिर समझिए कि ये आंध्र प्रदेश का इलेक्शन है, तो ये थोड़े प्रादेशिक और जातिवादी समीकरण पर ज्यादा जाता है। टीएमसी ने भले ही प्रशांत किशोर का साथ लिया था ये 2021 के इलेक्शन में, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी एक वक्त था वेस्ट बंगाल में कहीं पर भी नहीं थी, पर उन्होंने काफी अच्छा एक प्रदर्शन किया। तो मैं समझता हूं कि किसी भी पार्टी का सबसे पहला जो होता है वो एक शीर्ष नेतृत्व होता है। आज भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है नरेंद्र भाई, तो हर जगह पर नरेंद्र भाई की छवि, अभी कहता हूं कि जिस हिसाब से आप वालों ने गुजरात में एक एंटी शिक्षण के विरुद्ध में एक एंटी सिस्टम से एक अपना कैंपेनिंग स्टार्ट किया था कि भाई हमने दिल्ली में ये स्कूल बनाई है, वो स्कूल बनाई है, पर वो पर्दाफाश हो गया। कैसे कि भाई जैसे दिल्ली में 20% गवर्नमेंट स्कूल है, वैसे देखा जाए तो 81% गवर्नमेंट स्कूल तो गुजरात में है, और जो वो मॉडल क्लास की बात बता रहे हैं तो उससे ज्यादा मॉडल क्लासेस गुजरात में है। तो वो सब आंकड़े और अभी जो मतलब उसका जो सिस्टम है पूरा, वो नरेंद्र भाई गुजरात में आए और एक जो कैंपेन उन्होंने आपने हमारे अगेंस्ट किया था, हमारे अगेंस्ट पूरा रिवर्स हो गया। रिवर्स समझ लो कि ये लोगों को पता चल गया। डिवाइड एंड रूल की मैंने यहाँ पर बात इसीलिए की थी कि विपक्ष अगर बटा हुआ होगा तो उसका सीधा फायदा भाजपा को जाएगा। वैसे गुजरात की आप बात कर रहे तो कहीं ना कहीं पहले भी ये कहा गया था जब स्थानीय निकाय के चुनाव थे गांधीनगर में कि बीजेपी को फायदा आम आदमी पार्टी के आने से हुआ है, और आप एग्जाम्पल भी उसी का दे रहे हो। नहीं, वो बात एक दैट इज अनदर थर्ड स्ट्रेटेजी आई कैन से। जो पूरा जो मामला चलता है वो शीर्ष नेतृत्व से चलता है। आज की तारीख में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा कि उसके पास कोई नेतृत्व नहीं है, कि भाई उसके जो वरिष्ठ नेता है उनके अगेंस्ट में नहीं है, क्योंकि ये आज का ये टॉपिक नहीं है। आज का टॉपिक केवल यही है कि प्रशांत किशोर क्या कर सकते हैं। तो जितनी बार प्रशांत किशोर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं तो वहां का जो लोकल नेतृत्व या तो केंद्र का नेतृत्व अगर दमदार हुआ है तभी न तभी वो सक्सेसफुल हुए हैं। देखिए अभी लास्ट ये 2022 में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनको साथ में लिया था, और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी बीजेपी के साथ में जुड़े थे, पर वो कुछ अपना कोई मतलब करिश्मा नहीं दिखा पाए प्रशांत किशोर। तो यही दिखाता है कि काफी सारी चीजें जो है, मैंने पहले भी स्पेल में कहा, अभी भी कह रहा हूं कि भाई ये जो मामला है बड़ा पेचीदा है। पर एक बात है, अगर आप कहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2017 में हुआ था, नहीं 2022 में भी वो उसके एडवाइजर जी, लेकिन भाजपा था इलेक्शन था उसी में भी एडवाइजर थे, और 2017 में भी थे। तो 2017 में उन्होंने करिश्मा कर दिखाया क्योंकि उनकी एक छवि थी अमरिंदर सिंह की, और 2022 में नहीं कर पाए, तो वहां प्रशांत किशोर फेल हो गए। ये एक सिंपल सा एक एग्जांपल है कि शीर्ष नेतृत्व इज मच मोर इम्पोर्टेंट इन दिस एंटायर रोल, इन एंटायर सिस्टम। जी, आपके और पारस जी यहाँ पर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जब हम मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, प्रशांत किशोर ने कहीं ना कहीं ये भी एडवाइस दी है कि अगर 2024 के इलेक्शन को टारगेट करके चल रहे हो तो ज्यादातर सीटें हमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, गुजरात लानी होगी।
जी मैडम, अगले जो ये वर्ष में चुनाव है 2022 में, और 2023 में जहाँ पे राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ऐसे कई राज्यों है जहाँ पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं और वहाँ पे से सबसे ज्यादा सीटें आ सकती है। तो बट नेचुरल है कि जहाँ पे भी इलेक्शन है अभी नेक्स्ट, तो उसमें ही ज्यादा मेहनत करके वहाँ पे परफॉर्मेंस बेटर करना, वो हमारी कांग्रेस की भी रणनीति होगी और प्रशांत किशोर जी भी हमें उसमें साथ देंगे। उन्होंने कहीं कहीं भी एडवाइस भी हमने दी थी कि कहीं कहीं भी जैसे राज्य है वहां पे आप अकेले लड़िए। जैसे उन्होंने बोला था एमपी है, यूपी है, गुजरात है, जहाँ पे गठबंधन आपको करना नहीं है, और जहाँ पे गठबंधन करना है उसकी भी उन्होंने एडवाइस दी थी कि आप पश्चिम बंगाल है या फिर आपने महाराष्ट्र है, वहां पे आप गठबंधन करके फिर वहां पे एक साथ इलेक्शन लड़िए। तो ये सारी जो सूचनाएं थी, जो सारी एडवाइस थी, वो उन्होंने दी हुई है। और बट नेचुरल है कि जो इलेक्शन अभी गुजरात में होने वाले हैं और दूसरे जो राज्यों में होने वाले हैं, तो इसमें हमारे जो नेतृत्व है उसमें सबसे ज्यादा अभी जोर लगाएंगे, मेहनत करेंगे। आप देख रहे हैं कि गुजरात में 1 मई को राहुल गांधी जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, और जिस भी स्टेट के अंदर इलेक्शन है वहां पे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, और वहां पे जो भी गुजरात के अध्यक्ष है और जो भी पूरी हमारी कार्यकर्ताओं की जो फौज है वो इसमें लगेगी, और सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पे आए और बेटर परफॉर्मेंस करे कि जिसके जिससे हिसाब से 2024 का जो लोकसभा का इलेक्शन है, तब लोगों को ये संदेश जाए कि भाई जो पिछले जो चुनाव हुए थे जो राज्यों में, तो उसमें कांग्रेस ने प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर बेटर परफॉर्मेंस किया हुआ है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो 2024 में बिल्कुल आएगा। ऐसा ही हमारा सोच। जी, आपकी और भाविक जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं तो अभी अगर कुछ महीनों पहले की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये कहा था कि भाजपा जैसे एक दौर था कि जब कांग्रेस ने कई सालों तक राज किया था, वैसा ही दौर भाजपा का है, यानी नरेंद्र मोदी रहे या ना रहे लेकिन भाजपा तो इतने सालों तक है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। और अब वो कांग्रेस को दिखा रहे हैं 370। देखिए, मैंने वही आपको बताया कि उनके पास जो राजनीतिक निचोड़ है वो सबसे ज्यादा क्या है, मतदारों का जो उनकी जो नस है वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए वो लोग वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। उसका रीजन एक ही है कि यहाँ पे अभी आप देखिए कि जो प्रादेशिक पार्टियों की बात चली, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ गुजरात में ही प्रादेशिक पार्टी नहीं है, आप समझ लीजिए। बाकी हर जगह पे आप देखने जाएंगे तो वहां किसी न किसी प्रदेश में वहां की लोकल पार्टी है, लेकिन गुजरात एक ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे है ही नहीं। बीच में जो थे, जो केशुभाई ने जो इकट्ठी खड़ी की थी, लेकिन वो फिर भी मर्ज हो गई। अभी ये पिछले टाइम पे अपने शंकर सिंह बापू ने कुछ पार्टी खड़ी की, लेकिन वहां इतना उनका प्लेटफॉर्म नहीं जमा है। तो यहाँ सीधी बात आती है कि जो बाहर के आते, जैसे कांग्रेस तो यहाँ पे पहले थे, भाजपा थी, अभी आपने इंटरफियर किया है। तो यहाँ पे हर स्टेट की एक पॉलिसी अलग अलग होती है। यहाँ पे देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि यूपी के अंदर प्रादेशिक पार्टियों को बात कुछ अलग होती है, वहां बहुत सारी पार्टी है। तो वहां क्या डिवाइड एंड रूल, जो आपने मुद्दा रखा था वही मैं आपको बता रहा हूँ। वहां वोट बैंक जो बढ़ जाती है तो सीधा फायदा वही होता है कि जो सरकार में बैठा है उनकी जो रणनीति है वो क्लियर होती है, तो उसको सीधा फायदा मिल जाता है। एक मेरे में एक समय ऐसा था, बीएसपी वहां की नंबर 1 पार्टी थी, और आप देखिए आज परिस्थिति ये हो गई, अभी लास्ट इलेक्शन हुआ उनको सिर्फ 1 सीट मिली है। तो ये कैसे कितना मतलब ये कैसे बदलाव हो जाता है वो भी देखना जरूरी है। अब रही बात जो है प्रशांत किशोर जी है, उनकी रणनीति है वो जो डायरेक्ट लोकसभा की बात करते हैं, मतलब डायरेक्ट फाइट अभी होगी भाजपा और विरोधियों के बीच में। क्यों सत्ता हटाना है, अगर शासक को हटाना है, मतलब भाजपा को हटाना है, तो दूसरे जितने भी विरोधी जो दल है उनको कहीं ना कहीं अपने राज्यों में से उनको बाहर निकालना पड़ेगा, और एक साथ जुट करके वो काम करेंगे तो ही वो आगे बढ़ पाएंगे। उनका ये स्पष्ट निर्णय है, और वो मानते हैं कि जैसे मान लो कि भाई टीएमसी में जो हमने देखा कि भाई जो बंगाल में है तो वहां ममता बनर्जी का प्रभाव ज्यादा है, तो जाहिर बात है कि जब 2024 में होगा तो वहां जितनी भी ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीट निकलेगी वो आखिरकार फायदा तो कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि वो कभी भी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे।
तो एनडीए और यूपीए जो लड़त है वो एनडीए यूपीए की जो आती है वो सीधी चीज है कि जहां पे आपका प्रभाव ज्यादा है, जहां पे आपका मतदार ज्यादा है, वहां पे आप ज्यादा मेहनत करके कम से कम जितनी भी ज्यादा सीट आप लाओगे तो उसका सीधा बेनिफिट 2022 में मिलेगा। आपने पहले देखा हुआ जिस वक्त क्या हुआ था। अब 2017 की बात हम करें तो 2017 में जब इलेक्शन हुआ उसके बाद कांग्रेस का ये अपना राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ तो वहां पे क्या हुआ, तीनों राज्यों में सरकार कांग्रेस की थी। हालांकि बाद में मध्य प्रदेश में फिर उथल पाथल करके उन्होंने सत्ता ली। तो मतदार तो है आपके पास, लेकिन पूरी रणनीति है वो अगर जो प्रशांत किशोर जी उनको समझा पाए कांग्रेस पार्टी को, तो मैं बोलता हूँ चौक्कस 101% फायदा होगा। लेकिन कांग्रेस को एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि एक साथ झूठ होके लड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि भाई देखो ये मेरा वाला है, ये तेरा वाला है। अगर वो लोग बटाई करेंगे तो वो सीधी असर सीट पे पड़ेगी और सीट जो जीतने वाली जो है कांग्रेस, वो भी वो सीट हार जाएगी। जी जल्द जी प्रसाद जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर एक रणनीति की जब चर्चा हो रही है 2024 के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को फोकस वो सीटों पे भी करना है जहाँ पर वो सेकंड नंबर पर रही है। जैसे अब अगर हम 2019 की बात करते हैं तो 210 सीटें ऐसी थी जहाँ पर कांग्रेस सेकेंड रही थी। यानी अगर वहाँ पर जोर दिया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को उससे ज़्यादा फायदा मिल सकता है। देखिए, इंडिया का आप नक्शा ले लीजिए, मैं आपको 2019 और 2014 दोनों समझा देता हूं। इंडिया का मैप ले लो, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन बनाओ, मिड में ऊपर के सब स्टेट जहां पर बीजेपी थी और बीजेपी बहुत स्ट्रांग थी, और नीचे के स्टेट कुछ ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस भी है, बीजेपी कहीं नहीं है नीचे, और कांग्रेस थी फिर भी आज मतलब कांग्रेस के पास हाईएस्ट सीट उन्होंने 400 तक भी देखी हुई है, उसमें से आज 54 पे आई है, 54 नंबर पे आई है। और डेफिनेटली 543 में से उन्होंने सब जगह पर कैंडिडेट्स लड़वाए हैं। कहीं छोटा मोटा गठबंधन था, बिहार में, यूपी में कहीं गठबंधन नहीं था, फिर भी 2 सीट उनको एक रिजर्वेशन के तौर पे दे दिया था सपा बसपा ने। तो कांग्रेस डेफिनेटली सेकंड, मतलब पूरे देश में अपने यहाँ 2 मेजर पार्टी है। नेशनल पार्टी हमारे यहाँ कोई तीसरी है ही नहीं, जो 2 स्टेट से ज्यादा कहीं स्टेट में भी बैठी हो, कहीं और भी उनकी प्रेजेंस हो, बाकी सब रीजनल पार्टी है। तो डेफिनेटली बीजेपी के बाद अगर कोई रहेगी तो या तो कांग्रेस रहेगी या रीजनल पार्टी रहेगी। 200 के ऊपर सेकंड नंबर। बट आप ये देखो डिफरेंस कितना बड़ा है, हर एक सीट पे वो डिफरेंस 1.5-2 लाख से ज्यादा है। तो एक लोकसभा सीट में जहां पर 10 लाख का वोट 65% वोटिंग होता है, मतलब 6.5 लाख का वोटिंग होता है, उसमें 1.5-2 लाख से ज्यादा, मतलब 6 लाख में 2 लाख मतलब 30% के डिफरेंस से अगर वो सीट पे मार्जिन रहता है तो अब 2 नंबर पे हो, 3 नंबर पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ये देखो ये डिफरेंस मैं कैसे नजदीक लाऊं, जिस तरीके से मैंने बोला था उस टाइम भी मैं बोल रहा था कि 44 से 282 पे आप कैसे पहुंचोगे अगर कांग्रेस को 2019 में जीतना था। सो 44 से 282 के पहुंचने के लिए उनकी स्ट्रेटेजी क्या है? सो पूरे नेशन वाइड सिंगल स्ट्रेटेजी पे खेलेंगे, गठबंधन पे रहेंगे। ऐसी कितनी सीट है जहां पर बहुत ही थीन मार्जिन से बीजेपी जीता है या कोई और पार्टी जीती है या कोई और पार्टी सेकंड नंबर पे है, बट बीजेपी से बहुत थीन मार्जिन है। तो ऐसी कोई नहीं थी, थीन मार्जिन नहीं थी इस लोकसभा में। वो 14 में और 19 दोनों में ऐसा था। तो वहां वो लेवल तक पहुंचने की एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहली बात। और जैसे अब मैं गुजरात की बात करूं तो 26 में से 26 सीट आई। 2014 में गुजरात में लोधी वाली सीट आई जिसमें 70,000 के डिफरेंस से भरत सिंह सोलंकी हारे हैं, बट इस बार वो 1,80,000 से हारे हैं। तो वो डिफरेंस बहुत बड़ा हो रहा है। तो स्ट्रेटेजी इन टर्म्स ऑफ सबसे पहले एक्सेप्टेंस। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस नेशन वाइड ऐसा क्या करेगी जो नॉट एंटी मोदी बट मोदी की या बीजेपी के विचारधारा से डिफरेंट होके कांग्रेस का एक्सेप्टेंस लोगों के दिमाग में बैठेगा। आप वोटिंग पैटर्न को भी समझो कि मैं जब वोट करने जाता हूं तो क्या देखता हूं, मुझे पार्टी की आइडियोलॉजी पसंद है, पार्टी का काम पसंद है, सरकार की बनी हुई इकोसिस्टम पसंद है। तो कुछ वोट देखिए, जिस तरीके से मैंने गुजरात का एग्जांपल दिया कि कांग्रेस के पास 38% कमिटेड वोट से रहे, कुछ भी कर लो वो लोग कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं, कुछ भी कर लो वो लोग बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। तो स्विंग वोट शेयर कितना रहा? 5%। वो 5% लोग क्या सोचते हैं, वो पैटर्न को आप कैसे हिट करते हो, वही आपको जिताएगा।
तो ये 5% कैसे और कहां से लाना है, उसके लिए की मार्केटिंग गेमिक्स। और रणनीतिकार में ऐसा होता है कि आप रणनीतिकार का काम है बताएगा, वो आपको सजेशंस और सुझाव देंगे, उसको एक्सेप्ट करना पार्टी का काम है। बीजेपी में पीके का लहर आई, उसका रीजन ये था कि वो वन मैन शो पार्टी थी, सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही पूछना, उनका ही चलना था, वो डिसाइड करेंगे ये कैंडिडेट तो वो कैंडिडेट फाइनल है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में वो जाएंगे, सुझाव देंगे कि भाई ये सीट पे पारस भाई को लड़ाना है, क्योंकि सर्वे बोलता है कि पारस भाई का एक्सेप्टेंस ज्यादा है और वहां की हमने सैंपलिंग सर्वे किया हुआ है। सो अकॉर्डिंग पारस भाई को ये इक्वेशन से, मतलब कास्टिज्म इक्वेशन, उनका पर्सनालिटी इक्वेशन, सैंपलिंग इक्वेशन, तो पारस भाई को लड़ाओ। लेकिन कांग्रेस का हाई कमांड कभी भी पारस भाई की जगह कोई और भी बिठा देगा, तो वो मानना ना मानना सुझाव वो भी काफी सारी चीज पे इफेक्ट करता है। ये सब देखना पड़ता है। रणनीतिकार है, अच्छी बात है, बट देखिए आप उनकी मैंने वो कहाँ गए, टीएमसी गए, जहां पर बीजेपी डायरेक्टली कहीं पर नहीं थी। पंजाब में अमरिंदर सिंह के पास गए क्योंकि वहां अकाली दल था, बीजेपी नहीं था। बिहार में नीतीश कुमार के पास गए क्योंकि वो बीजेपी का गठबंधन था, और नीतीश कुमार फाइट किसके साथ थी, आरजेडी के साथ थी। वाईएसआर कांग्रेस के पास वो गए क्योंकि वहां बीजेपी नहीं था। सो नॉन बीजेपी स्टेट में अगर पीके जाते हैं तो किसी का दूरी संचार है, मैं ऐसा मानता हूँ कहीं ना कहीं। और तो अभी भी अगर वो आ रहे हैं, कल उठ के कुछ भी गड़बड़ हुई, कांग्रेस फॉल डाउन हो चुकी, तो खड़ा कौन करेगा? 370 अगर वही जंग हुई तो फिर हम मान सकते हैं कि क्या होगा मुद्दा। जी प्रशांत जी बोल दीजिए। आपको 370 हटाना पसंद आया या फिर 370 लाना है? मुद्दा तो यही आ जाएगा फिर। मैंने आपको बता दिया कि भले कांग्रेस को पीके ने उसके लेवल से डेटा बना के बोला होगा 370 सीट पे लड़ो, बट 370 क्यों 380 नहीं, क्यों 360 नहीं, क्यों 375 नहीं? तो ये काउंटर है। तो दिस इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये 370 आर्टिकल 370 के सामने 370 लाना है, इसीलिए। और कांग्रेस अभी भी देखिए उसके पास बूथ लेवल तक का कहीं ना कहीं प्लानिंग होगा, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, है, क्योंकि अभी भी काफी सारे आज बंगाल की बात करूं, यूपी की बात करते हैं। चलो 2017 से पहले, भले 2017 में यूपी में जीत गई बीजेपी, अच्छी बहुमती से जीत गई, लेकिन उसके पास अभी भी बूथ लेवल का कार्यकर नहीं था, जो आज की तारीख में है, 22 में है। लेकिन वो बीजेपी की खुद की मेहनत, बीजेपी का खुद का एक ऑरा, कहीं मोदी का एक्सेप्टेंस, तो उसी तरह कांग्रेस की भी बूथ लेवल के कार्यकर अभी भी ऐसे स्टेट में है। क्यों केरला में बीजेपी अभी तक नहीं आई? अगर बीजेपी को आना ही था तो पीके का यूज 2015 से कर सकती थी, जिस दिन से वो लोकसभा में पहले दिन से बैठ गए बहुमत से। तो बहुत इसके पीछे आप देखिए, कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। अगर ये सब ऐसे ही आगे बढ़ा तो एक बार बात करेंगे। जी बिल्कुल। आपके और संजीव जी यहाँ पर आना चाहूंगी। जो मुद्दे पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी को बेनिफिट हो जाए, जैसे बंगाल की बात करें तो बीजेपी की सीटें बड़ी है। जी मैं पहले भी मैं सेकंड स्पेल में वो कह चुका हूँ कि हम लोग कहीं पर भी नहीं थे। ममता जी के साथ में प्रशांत किशोर होने के जरिए भी बीजेपी आगे आई। तो अभी मैं दो बंदों का बड़ा फैन हूँ गुजरात के राजकीय विश्लेषकों में। एक तो प्रशांत भाई, क्योंकि वो काफी सच्चा और सटीक बोलते हैं। दूसरे है डॉक्टर जयेश शाह, उनके पास भी काफी डेटा रहता है, और बड़ौदा के हैं, मेरे पुराने क्लासमेट भी है, और वो भी काफी सटीक और सही डेटा से बात करते हैं। तो प्रशांत भाई ने जिस हिसाब से बात की कि भाई जहां पर रहते हैं वहां प्रशांत किशोर नहीं रहते हैं, तो अभी कांग्रेस का साथ, अगर प्रशांत भाई की बातों का पूरा ध्यान रखा जाए, उसको सही तरह से गौर किया जाए, तो अगर प्रशांत किशोर ने अगर कांग्रेस का भी साथ दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का जो स्वप्न है कांग्रेस मुक्त भारत का, वो शायद अगले दिनों में हमें देखने को मिलेगा, ऐसा लगता है। जी, बिकॉज दिस इज वन ऑफ प्रशांत किशोर कांग्रेस में रहेंगे फिर भी बीजेपी को फायदा होगा। इनडायरेक्टली वही बात शायद हो सकती है, मे बी, बिकॉज प्रशांत किशोर ऑल्सो ए बिग फैन ऑफ मोदी, आई कैन से। जी, तो फिर जरूरी होता है कई बार के अलग कुछ दिखाई देना या फिर दूसरे दल में जाना। देखिए, प्रशांत किशोर पहले भी कह चुके हैं कि भाई 2000 आने वाले कुछ 100 सालों तक वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकेंगे।
तो अभी वो कांग्रेस का साथ इसीलिए दे रहा है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को ना हरा सके। ऐसा मैं समझता हूँ, शायद उनकी भी सोच ये है और उनका जो वाक्य उन्होंने जो कहा है वो सही हो जाए, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ में जुड़े हैं। जी, लेकिन यहाँ पर अगर हम सीटों के गणित की बात करते हैं या फिर 2024 की बात करें तो कहीं ना कहीं फेस वाला मुद्दा था कि मोदी नहीं तो कौन। तो क्या इसी के वजह से कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो ममता बनर्जी को अब वो सपना आने लगा है कि 2024 में वो फाइट कर सकते हैं, यानी सोनिया गांधी नहीं ममता बनर्जी, क्या ये स्ट्रेटेजी थी? नहीं, वो मोदी नहीं का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता, क्योंकि मोदी जी आज भी इतने फिट है और इतना उनका प्रभुत्व है, उनका उतनी पर्सनालिटी है, तो वो मोदी नहीं का कोई मतलब कोई सोच ही नहीं सकता है। और पूरा पूरा देश अभी समझता है कि मोदी जी 10 साल और काम करेंगे तो भारत का कुछ जो अर्थतंत्र है, भारत की जो कुछ सिस्टम है जो बदली हुई है, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अभी हम नितिन भाई गडकरी ने कहा कि भाई हम लोग अभी अमरनाथ या वो अपनी क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा का 80% 85% कार्य हो चुका है, आने वाले दिनों में हम भी वो करेंगे। तो इतने इतने सालों तक हिंदुस्तान में किसी ने ऐसी सोच भी नहीं रखी थी। तो ऐसे बड़े बड़े कार्य करना ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में मोदी जी के नेतृत्व में मैं समझता हूँ एक संगठन का मामला है तो अमित भाई है, जेपी नड्डा जी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है तो नितिन गडकरी जी है, और गृह और संरक्षण का मामला है तो राजनाथ सिंह जी हैं। तो इन्होंने अपने हिसाब से एक बड़ा आयाम तय किया है। तो इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का सेंट्रल में देखने जाए तो अभी योगी जी भी जिस हिसाब से उभर रहे हैं, तो यूपी में सरकार दोबारा नहीं आई है। अभी सारे लोग मतलब पूरा हिंदुस्तान पड़ गया था योगी जी के पीछे। योगी जी उभर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यूपी की बात करें तो वहां पे स्थानिक कार्यकर्ताओं की अभी जो बात कर ले, जो हमने देखी है, वो कहीं ना कहीं अभी ये चाहते हैं कि उनके सीएम ही पीएम बने 2024 में। देयर मस्ट बी सेकंड रो लीडरशिप। अगर पार्टी को आगे चलाना है तो ये देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में यही फर्क है। वो परिवार वाली पार्टी है, अच्छे लोग हैं कांग्रेस में पर आगे नहीं जा पाते। तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे ऐसे लोगों को चुना है कि जिन्हों का आगे जाने का मौका भी मिला है, उन्होंने अपनी काबिलियत भी दिखाई है, एक अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। तो पार्टी को अगर आगे बढ़ाना है, हमारे बिजनेस को भी आगे बढ़ाना है, तो हमें उसे मतलब एक सेकंड लाइन लीडरशिप मस्ट बी देयर। गुजरात में भी भूपेंद्र भाई जैसा चेहरा किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि आज मोदी जी भी भूपेंद्र भाई जी का एक अच्छा संवाद कर रहे हैं। जैसे सीआर पाटिल साहब के आने के बाद में कोई भी इलेक्शन हारे नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो ए ग्रेट लीडरशिप वी कैन से। जी, आपकी और यहाँ पर पारस जी आना चाहूंगी। यहाँ पर तो भाजपा को कॉन्फिडेंस है कि अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस के और से रणनीतिकार रहे तो फिर भाजपा का जो ध्येय है वो ज्यादा आसान हो जाएगा। जी जल्पा मैडम, भाजपा का ये जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रह जाएगा। प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर हम लोग भाजपा मुक्त भारत का सपना देख रहे हैं और भाजपा मुक्त भारत होगा, जल्दी ही होगा। और उन्होंने परिवारवाद की बात की, तो परिवारवाद में हमने देखा है कि कांग्रेस से ज्यादा परिवारवाद भाजपा के अंदर है। मैं इतने नाम दे सकता हूं कि जिसमें उनके जो पिताजी है वो धारासभ्य संसद सभ्य है और उनके बेटे वो बड़े पद पे है। आपने देखा है कि हमारे जो गृह प्रधान है अमित शाह जी, उनका बेटा है जो जय शाह जी, कोई भी क्वालिफिकेशन के बगैर आज इंडियन क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी है। राजनाथ सिंह के बेटे हैं वो भी आज धारासभ्य है। ज्योतिराज सिंधिया जी है जो उड्डयन मंत्री, उनका बेटा भी आज ग्वालियर के अंदर वो भी क्रिकेट एसोसिएशन का मंत्री बना हुआ है। ऐसे कई सारे में नाम है, वो व्हाट्सएप कर सकता हूँ। 30 से ज्यादा नाम तो मेरे पास है जिसमें परिवारवाद कूट कूट कर भाजपा के अंदर भरा हुआ है। उन्होंने जो बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो हम तो आज भी देख रहे हैं कि आज जो है भाजपा के जो ये 7 साल के और गुजरात के अंदर 27 साल के शासन के अंदर ये अपना आज की पेट्रोल डीजल के भाव कहाँ पे है, गैस के भाव कहाँ पे, महंगाई क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, तो आम जनता है वो पीस रही है। और वो पीस रही है तो उसको छुड़ाने के लिए हम लोगों ने प्रशांत किशोर सिंह के साथ मिलकर सपना देखा हुआ है कि लोगों को सुशासन दे, और वो सुशासन और दूसरा विकल्प जो है वो कांग्रेस ही रहेगा, दूसरे किसी की ताकत है नहीं। हाँ, ख्वाब देख सकते हैं, भाजपा जो है वो ख्वाब देख सकती है कि भाई कांग्रेस को
हरा कर वो भारत मुक्त कर सकती है, ऐसा ख्वाब देख सकती है। लेकिन आप जब सुबह में उठते हो तो ख्वाब टूट जाता है और रियलिटी में आना पड़ता है। तो रियलिटी में आके ही ऐसी बातें होनी चाहिए। ठीक है, वो अपने हिसाब से जो देखते हैं। बाकी इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो हम लोग आज गुजरात में भी देख सकते हैं कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है या नहीं है। वो आप किसी भी न्यूज़पेपर देख लो और उसमें देख लो कि अहमदाबाद के रोड रास्ते किस तरह से है, तो फिर अपने दूसरे यात्राओं की तो बात करना ही बेकार है। ठीक है, वो एक अलग विषय है, वो आज का मुद्दा नहीं है। तो प्रशासन के साथ मिलकर हमने उनकी जो है प्रामाणिकता पे, ऑनेस्टी पे हमने कभी भी सवाल नहीं किया है और वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति है। हाँ, किसी का कोई फेवरेट व्यक्ति हो सकता है। मुझे मेरा फेवरेट जो है एक्टर है वो अमिताभ बच्चन था, तो एक वो अलग चीज है कि वो मेरा फेवरेट था, लेकिन वो सालों में कि उससे वफादार नहीं रह सकता। मुझे जहां से पैसे मिलते हैं, जहां से मुझे मेरी रोजी रोटी मिलती है, उसको मैं प्रोफेशनली उसको फॉलोअप करता हूँ, उसको ऑनेस्टी के साथ फॉलोअप करता हूँ। तो प्रशांत किशोर जी प्रोफेशनल आदमी है। अगर उनको कोई अच्छा लगता है तो हाँ, बोल दिया होगा कि उनको वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि फिर वो जिंदगी भर उसको फॉलो करे। वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति और प्रोफेशनली जो भी कंपनी, जो भी पार्टी उसको साथ में लेकर चलेगी और उसको अगर वहां से फायदा होता है तो प्रशांत किशोर जी उसके साथ ही रहेंगे। और कांग्रेस के साथ आज जुड़े हुए और कांग्रेस किशोर के साथ जुड़े हुए, तो दोनों आगे मिलके एक जोरदार बदलाव राजकारण के अंदर करेंगे। जी जलपाल जी, भाविक जी आपकी ओर आना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर 2024 को लेकर मेन जो वार्तालाप है वो हो रहा है। कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण है कि 2024 में कैसे अपनी सीटों को रिकवर करना, लेकिन मेन मुद्दा वहाँ पर यह है कि वहाँ पर फेस कौन रहेगा, मोदी वर्सेस कौन। और अगर हम ममता बनर्जी की बात करें तो वो कहीं ना कहीं, जैसे कि गोवा की बात करें, भले ही उनका वो प्रयास नाकामयाब रहा, लेकिन प्रशांत किशोर के इशारे उन्होंने कहीं ऐसा सोचा कि अगर मुझे नेशनल चेहरा बन के उभरना है तो मुझे और राज्यों में भी जाना होगा, वहां पर कुछ जमीन भी हमें बनानी होगी। लेकिन आने वाले समय की बात करें तो फिर प्रशांत किशोर किसके साथ रहेंगे, मतलब अगर हम ममता बनर्जी की बात कर ले उनके साथ, या फिर कांग्रेस की बात कर रहे, या फिर राहुल गांधी की बात कर ले तो उनके साथ। देखिए, ये हम लोगों ने लगभग एक डेढ़ साल जब बंगाल का इलेक्शन खत्म हुआ से ममता जी और प्रशांत किशोर एक तीसरा विकल्प के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। उन लोग का मानना है कि कांग्रेस कहीं कमजोर है तो थर्ड फ्रंट जो है वो भाजपा के विरुद्ध में आए। तो कहीं ना कहीं परिस्थिति ये होती है कि जो एनसीपी तैयार है, शिवसेना भी तैयार है, टीएमसी तो ऑलरेडी उनके अंडर में ही है, और केजरीवाल भी तो ममता बनर्जी को ही सपोर्ट करते हैं। अखिलेश जो है एसपी है वो भी तो ममता जी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ प्रदेश है, जैसे हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, तो वहां पे जो परिस्थिति है वो कांग्रेस के आधारित होती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो इनका पहले से ही ये लोगों ने तय किया हुआ है कि कहीं ना कहीं विपक्ष सारे मिलकर इकट्ठा लड़ेंगे। एक बात याद आती है, अगर ममता बनर्जी की बात करें तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी चुनाव में हार गई थी, फिर दोबारा चुनाव हुआ था क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए बने रहना था, तो जरूरी था चुनाव जीतना। उस समय देखा गया था कि कांग्रेस ने वॉकआउट किया था, मतलब वॉक ओवर दे दिया था उन्होंने कोई ऐसे प्रत्याशी को खड़ा रखना मुनासिब नहीं माना कि जिससे ममता बनर्जी के वोट पर आ जाए। लेकिन उसके बाद हमने देखा था ममता बनर्जी की ओर से कई बयान आए कांग्रेस को लेकर। वही मैं बोल रहा हूँ, जो आंतरिक जो कल है उनका है, अंदर ना कुछ कल है, तो नहीं बोल सकते क्योंकि उनके सबकी अलग अलग पार्टी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मतभेद होता है उसी के चलते ही पीके जो है वो वही काम रणनीति तैयार कर रहे हैं कि देखो यहाँ गुजरात में अगर कांग्रेस की सरकार आती है, जैसे मान लो कि अभी पंजाब में भले कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन वहां पे आप बैठे कौन है? केजरीवाल बैठे, दिल्ली में केजरीवाल बैठे, राजस्थान में कौन है? तो क्या भाई चलो कांग्रेस है। मध्य प्रदेश में अगर मान लो कि भाजपा है, लेकिन ज्यादातर सीटों तो कांग्रेस के पास है ही, वो तो तड़जोड़ की सरकार के हिसाब से वो लोग अगर उसमें नहीं है। कर्नाटक में भी यही हालत है, कर्नाटक में अभी जो है वो विपक्ष में मजबूत तो कांग्रेस ही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो जहां पे जो स्टेट में अगर तकलीफ होती है
तो मेरे अंदाज से मेरा जो थिंकिंग है वो ये, जो पीके जो है वो जो थर्ड फ्रंट जो तैयार करने की जो रणनीति तैयार कर रहे हैं, उसी का एक भाग हो सकता है कि गुजरात की जो ये जो दौर है वो अपने हाथ में संभाल सके, ताकि जो 2024 में जो इलेक्शन आता है तो उसमें जो सीटों की जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं, मान लो कि गुजरात में से 26 सीट है तो 26 में से कम चलो, अब अगर कांग्रेस सरकार बनाती है तो उनका इफेक्ट, जो सत्ता होता है उसका इफेक्ट तो थोड़ा पड़ता ही है। तो यहाँ पे अगर मान लो 26 सीटें, तो कहीं ना कहीं उसमें से 10-15 सीटें भी अगर मान लो कांग्रेस यहाँ से लेके लोकसभा में चले आते हैं, राजस्थान में से चले आते हैं, एमपी में से चले आते हैं, वहां पे जो टीएमसी में है तो वहां तो सबसे ज्यादा उनका है, केरला में भी है, कांग्रेस का है, और थर्ड फ्रंट पार्टी है उसका भी है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे भाजपा नहीं है वहां से वो लोग इकट्ठा करके एक साथ में वो लोग जाके लोकसभा लड़ेंगे, और कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान हो सकता है। तो ये सब रणनीति जो है अभी से स्टार्ट हो गई है। अभी लोकसभा का जो इलेक्शन है, आप समझ लीजिए 5 राज्यों का हो गया, अभी ये 2 राज्य आएंगे, गुजरात और हिमाचल आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का भी इलेक्शन आएगा। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, सेमीफाइनल की सिस्टम चल रही है, और जैसे जैसे राज्यों का इलेक्शन खत्म होगा और उसका रिजल्ट आएगा, वहीं से रणनीति ये लोग तैयार करेंगे कि लोकसभा में किस तरह से हमको जाना है और किस तरह से भाजपा को ध्वस्त करना है। जी जी बिल्कुल, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दलें जो है वो मार्केटिंग और सर्वे एजेंसी पर निर्भर हो चुके हैं। ये इसीलिए ऐसा लगता है क्योंकि हम देखते हैं कि कोई भी चुनाव हो, उससे पहले अगर प्रशांत किशोर की बात करें तो वो तो, अगर हम सर्वाधिक उनको देख ले, नरेंद्र मोदी का जिक्र हो या ममता बनर्जी का हो, या 2017 की बात कर ले तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिसका बेनिफिट कांग्रेस को हुआ था। हालांकि ठीक है, कांग्रेस वो जो उन्हें बेनिफिट हुआ था वो उतने ज़्यादा समय तक नहीं टिका पाई, लेकिन खैर जो भी हो, क्या प्रशांत किशोर अभी कांग्रेस के साथ आने की बात जो उनकी चल रही है, क्या अगर ये सब कुछ सेट हो भी जाता है तो कांग्रेस के ही नेता क्या उन्हें एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि अगर हम G23 ग्रुप नेताओं की बात करते हैं तो वो भी अगर कुछ कह रहे हैं या उनका कोई विरोध है तो हो सकता है उनके तजुर्बे से हो, या फिर वो जैसे हमारी चर्चा हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा को ही फायदा हो जाए, शायद वो गणित G23 ग्रुप में भी हो, ये भी तो हो सकता है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि अभी तो प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि कांग्रेस फोकस करे कि जो 2022 और 23 में इलेक्शन आने हैं जिसपे सर्वाधिक हम सीटें जीत पाए, जिसका सीधा बेनिफिट कहीं ना कहीं 2024 में कांग्रेस को मिले। लेकिन उसके लिए ज़रूरत होगी संगठन की, उसके लिए ज़रूरत होगी कि सामने अगर भाजपा है तो कैसे हमारा बूथ लेवल मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग हो, कि आपसी गुटबाजी और उस सबसे कांग्रेस बाहर उभर पाएगी। बीजेपी की बात करें तो ऐसे तो अभी कई बार हमने तो ऐसा एग्जाम्पल देख लिया है, चाहे बंगाल हो या फिर कहीं ना कहीं हम पंजाब का ही जिक्र कर ले, बीजेपी को इनडायरेक्टली बेनिफिट तो हो जाता है, लेकिन क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी अगर गेम खेल रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए कि वही दाव जो है वो हम पर ही भारी पड़ जाए, यानी ये सोचना होगा। और अगर ममता बनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने तो ख्वाब देख लिया है कि 2024 में अगर विपक्ष का कोई चेहरा है तो मैं ही हूँ। तो क्या कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर पाएगी? क्योंकि हमने कई बार देखा कि जब बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की बात हुई तो ममता बनर्जी और शरद पवार कहीं और से लड़ रहे थे और कांग्रेस अपने हिसाब से चाह रही थी कि सारे ही दल एकजुट हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनके नेतृत्व के नीचे। तो क्या ये जो ईगो की लड़त है कांग्रेस और टीएमसी के बीच में, वो प्रशांत किशोर खत्म कर पाएंगे? या फिर कांग्रेस की बात करें तो प्रशांत किशोर की साथ उनके काफ़ी रिलेशन रहे, जैसे टीएमसी की बात कर ले, या फिर काफ़ी ऐसे स्टेट के स्थानिक दल है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ है या हमेशा कांग्रेस से कुछ विरुद्ध विचारधारा रखते आए हैं। क्या कुछ तालमेल बीट पाएगा? अब आने वाला कल ही ये तो बताएगा कि जो सर्वे एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी है उसका फ़ायदा हायर करने वाली पार्टी को होता है या सामने वाली पार्टी को। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।